दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी, ईपीएफओ के, एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वो अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों जब ये स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स के फॉर्म फिल करते हैं तो उनको अपने फॉर्म्स के रिगार्डिंग काफ़ी डाउट्स होते हैं कि हमें सर्टिफिकेट नंबर क्या मेंशन करना है, हमारा जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या फिर जो हमारी क्लासेस का सर्टिफिकेट है वो कौन सी अथॉरिटी से सर्टिफाइड होना चाहिए, उसमें कौन सी डेट मेंशन होनी चाहिए, कितना लेटेस्ट वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे डाउट्स बच्चों को परेशान करते हैं और एग्जाम के टाइम पर उनकी जो अटेंशन है वो प्रिपरेशन से डाइवर्ट करके इन सर्टिफिकेट्स की तरफ जो है ले जाते हैं, और फिर बच्चों को फ्रस्ट्रेशन आती है क्योंकि उनको एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा होता। तो अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए सेशन है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स को आंसर करना चाहूंगा और क्लैरिटी देना चाहूंगा कि भाई अगर आप यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्रिहेंसिव गाइड बुक डिजाइन कर रखी है। इस गाइड बुक में आप लोगों को एपीएफसी और ईओ के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिलने वाली है। आप लोगों को पता लगने वाला है कि भाई इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सॉल्व पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, सबका सोर्स यही गाइड बुक है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको एक गाइड बुक आपके ईमेल आईडी पे रिसीव हो जाएगी। अब दोस्तों हम जिन कैटेगरीज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके डाउट्स हम रिजॉल्व करने वाले हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अदर बैकवर्ड क्लासेस की, फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, फिर हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के डाउट्स को जो है देखेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी की। तो कुछ डॉक्यूमेंट मैंने खोला, ये यूपीएससी का स्टैंडर्ड एफएक्यू डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट हमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो ये डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली बनाया तो गया है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के रिगार्डिंग गाइडलाइंस के लिए, बट ये रूल्स इक्वली एप्लीकेबल होते हैं हमारे ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ एग्जाम या एएलसी एग्जाम या फिर एससीडीडी एग्जाम जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। बट दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि इन रूल्स के अलावा अगर कुछ स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है तो आपको उन बातों का भी ध्यान रखना है। तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट गाइड तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन आती है एग्जाम की, उनमें भी जो कैटेगरी वाइज पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं वो हमें बहुत क्लियरली देखने हैं और उनके हिसाब से भी हमको चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो बहुत जनरल पॉइंट्स हैं, हम उनको इतना नहीं देखेंगे, लेकिन जो पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहां से शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं यहां से। ठीक है, यहां पे हमारा पहला पॉइंट आता है कि वेयर टू फाइंड द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट। देखो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमें जो सर्टिफिकेट सबमिट करना है वो किस फॉर्मेट का होना चाहिए, उसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन होने चाहिए। तो आप लोगों को यूपीएससी ने बहुत क्लियरली बता रखा है भाई अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है और सबमिट करना है। वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कहां मिलेगा आपको, आप लोगों को यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले पॉइंट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये upsc.gov.in की मेन वेबसाइट है, ये होम पेज है। अबाउट अस, एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट यूजर्स, फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स, एफएक्यूज, आरटीआई। आप लोगों को क्लिक करना है फॉर्म्स फॉर सर्टिफिकेट्स पे। कहां पे क्लिक करना है, फॉर्म्स फॉर सर्टिफिकेट्स पे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे कि भाई आपको किस चीज के लिए फॉर्म चाहिए, वो आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने जो परफॉर्मा है ऑफ डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट, और दूसरा एक और है यहाँ पर ओबीसी के लिए परफॉर्मा फॉर क्लेमिंग ओबीसी बेनिफिट, आपने उसको डाउनलोड करना है और ये फॉर्मेट आप लोगों का यूज होगा। इस फॉर्मेट में आपको अपना सर्टिफिकेट बनाना है और यही फॉर्मेट आप लोगों को प्रोड्यूस करना है जब आप अपनी इंटरव्यू के लिए जाओगे या फिर मेंस एग्जाम क्वालिफिकेशन करने के बाद इंटरव्यू देने जो है यूपीएससी के सेंटर जाओगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को इस फॉर्मेट में अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और जो जो डिटेल यहां पर बोले गए हैं वो डिटेल आपके फील्ड होने चाहिए। क्लियर है, तो यहां पर जो ये पॉइंट था कि भाई किस फॉर्मेट में हमें ओबीसी सर्टिफिकेट जमा कराना है, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इज अवेलेबल ऑन द कमीशंस वेबसाइट अंडर सेक्शन फॉर्म्स एंड डाउनलोड, द कैंडिडेट मे डाउनलोड द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट फ्रॉम देयर। क्लियर है। अब दूसरा डाउट ये आता है कि सर हमारा सर्टिफिकेट किसके द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए, उस पर किसके साइन होने चाहिए, कौन सी अथॉरिटी की वैलिडेशन उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट पे होनी चाहिए। क्लियर है, तो यहां पर उन्होंने अगेन क्लियरली मेंशन कर रखा है कि हु आर द कंपिटेंट टू इशू ओबीसी सर्टिफिकेट, कौन कौन इस सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है। अगर इनमें से किसी के साइन आपके ओबीसी सर्टिफिकेट पे हैं तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। बट यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है कि द सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर अथॉरिटी इज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब इनके अलावा अगर कोई और अथॉरिटी आपका सर्टिफिकेट इशू कर रही है, आपके सर्टिफिकेट पे फाइनल सिग्नेचर दे रही है, आपके सर्टिफिकेट की इशूइंग अथॉरिटी है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अभी कौन कौन सी अथॉरिटी जिनका वैलिड माना जाएगा,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टेपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, इनके साइन अगर होंगे वैलिड है। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, इनके साइन होंगे, अगेन वैलिड है। रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार रैंक से ऊपर का ही रेवेन्यू ऑफिसर होना चाहिए। सब डिविजनल ऑफिसर फॉर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड, सब डिविजनल ऑफिसर वहां का, एसडीओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर और सेक्रेटरी टू द एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपमेंट ऑफिसर लक्षद्वीप, अगर आप लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं तो वहां पर इसके साइन होने चाहिए। तो ये आपको समझ आ गया कि भाई किनकी जो है सिग्नेचर आपके ओबीसी सर्टिफिकेट पे होनी चाहिए। आपने ध्यान से उनकी डेजिग्नेशन देखनी है और मैच करना है कि भाई वो डेजिग्नेशन यहाँ पर मेंशन है या नहीं है। क्लियर है, आगे जाते हैं। दोस्तों और भी बहुत अच्छे डाउट बच्चों के आते हैं कि कौन से फाइनेंशियल ईयर्स का सर्टिफिकेट हमें प्रोड्यूस करना होता है। ये बहुत बहुत कॉमन डाउट है और बहुत जो है इंपॉर्टेंट डाउट भी है, काफी बच्चे डाउट पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलूं कि जो नोटिफिकेशन है वो इस बार 15 अगस्त 2026 को आती है फॉर दी एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन, तो उस केस में जो हमारा सर्टिफिकेट है वो कौन से ईयर्स का होना चाहिए, कितना लेटेस्ट वो होना चाहिए। हम लोगों के मन में, सभी के मन में डाउट आता है। तो यहां पर देखो उन्होंने पहले एक एग्जांपल दिया है, पहले इसका जो आंसर पढ़ लेते हैं, फिर हम उस एग्जांपल को यहां पर जो है अप्लाई करके देखते हैं। द नॉन क्रीमी लेयर, पहली बात तो आपको याद रखना है कि जो रिजर्वेशन बेनिफिट है ओबीसी कैटेगरी के वो क्रीमी लेयर को नहीं मिलते हैं, वो नॉन क्रीमी लेयर को मिलते हैं। अब ये क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की डिस्टिंक्शन क्या है? पहली बात कि आपको आपके फादर या पेरेंट्स के प्रोफेशन के बेसिस पे या फिर एनुअल इनकम के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। क्रीमी लेयर जिनको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे भले ही वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर जिनको बेनिफिट मिलेंगे अगर वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आप लोगों को जो अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई देखो मेरी इनकम या मेरा वेल्थ क्राइटेरियन नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आता है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम अर्न ड्यूरिंग द 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो फॉर एग्जांपल यहां पे एक एग्जांपल इसका पढ़ लेते हैं पहले कि अगर आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ यूपीएससी सीएसई 31 मार्च 2021, अगर आपको 31 मार्च 2021 को या फिर 2026 को मान के चलते हैं कि आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, देखो अभी जो 2025-26 वाला फाइनेंशियल ईयर होगा वो खत्म नहीं हुआ होगा, तो अगर ये खत्म नहीं हुआ है तो इसका सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, आपको इससे पीछे वाले 3 फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए। आपको 2022-23, 2023-24 और 2024-25 आपको इनके सर्टिफिकेट के बेसिस को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इनके बेस पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाकर आप नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट का फायदा उठा पाएंगे। अब मैं वापस अपने एग्जांपल पे आता हूं। 15 अगस्त 2026 अगर लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर द अपकमिंग एपीएफसी न्यू एग्जाम साइकिल, तो यहां पर आप लोगों के पास क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 वाला कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बेसिस पे 2025-26 का इनकम क्राइटेरिया, 2024-25 का एंड 2023-24 का, तो यहां पे 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स की जो इनकम अर्न्ड है उसके बेसिस पे अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज एप्लीकेबल। पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट तो किसी को नहीं है। अब व्हाट इज द कट ऑफ डेट, ये अगेन उन्होंने लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है बाद का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया कि दैट शुड बी डेटेड प्रायर टू द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन और द कट ऑफ डेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन। अगर कोई कट ऑफ डेट मेंशन कर दी है तो उस कट ऑफ डेट से पहले का बना होना चाहिए, लेकिन जनरली कट ऑफ डेट मेंशन नहीं कर रखी होती तो आपको लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से पहले अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। कोई और डाउट देख लेते हैं। हाँ, ये काफी बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर हमारे कैंडिडेट के जो डिटेल हैं, हमारे जो पर्सनल डिटेल हैं वो डिफरेंट हैं और कौन से डिटेल होने चाहिए इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट पे। तो यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है कि भाई द कैंडिडेट नेम एंड हिज और हर फादर्स नेम इन ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन द मैट्रिकुलेशन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो यहां पर अगर आप लोगों के पास जो है ओबीसी सर्टिफिकेट है तो जो आपका नाम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की का नाम है आंचल, ठीक है, ये उसका नाम है ओबीसी सर्टिफिकेट में, लेकिन 10th के सर्टिफिकेट में उसका नाम क्या है, आंचल, डबल ए आ गया। तो इस केस में जो आपका सर्टिफिकेट है वो इस नेम का ही बना होना चाहिए, तभी यूपीएससी उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा या फिर आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। क्लियर है?
अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगेन बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का बना हुआ है तो क्या वो एक्सेप्टेड होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से। एन ओबीसी कास्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू विच हिज और हर फादर बिलोंग्स बट नॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम जाट की बात करें तो जाट अगर हरियाणा में है तो अगर उनको ओबीसी क्राइटेरिया वहां पर मिला हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल ओवर इंडिया जाट को ओबीसी सर्टिफिकेट क्राइटेरिया नहीं दिया रखा है, तो इसमें क्या वो एलिजिबल होगा रिजर्वेशन के लिए? नो, बहुत क्लियरली नो। द ओबीसी कास्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट फॉर दैट स्टेट। मतलब जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें अगर आपकी कास्ट का नाम है, सब कैटेगरी का नाम है, तभी आपको रिजर्वेशन बेनिफिट फॉर नॉन क्रीमी लेयर अंडर दी ओबीसी कैटेगरी मिलेगा। क्लियर है। अब दोस्तों, व्हाट शुड बी दी ओबीसी कैंडिडेट चेक बिफोर अप्लाइंग फॉर एन एग्जामिनेशन कंसर्निंग देयर सर्टिफिकेट। क्या क्या आपको चेक करना चाहिए जब आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप रिजर्वेशन या फिर एज रिलैक्सेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी डेटेड प्रायर टू द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और द कट ऑफ डेट। आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो एक जो है डेट एक दिन पहले का होना चाहिए एटलीस्ट। मतलब आपकी जो कट ऑफ डेट है, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, उससे पहले का ही ओबीसी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। सिंपल सी बात। ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट शुड कंटेन द सिग्नेचर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिग्नेचर होने चाहिए, स्टैम्प या ऑफिस सील होनी चाहिए। However, in case of digital certificate where a declaration dispensing any of the above requirement, that is physical signature, stamp, office seal has been made in the certificate, the requisition to the extent of declaration will be dispersed with। मतलब फिर कोई इतना टेंशन नहीं रहेगा। अगर माइग्रेशन हुई है तो माइग्रेशन क्लॉज होना चाहिए। कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स शुड बी एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट शुड कंटेन द नेम ऑफ द कास्ट एग्जैक्टली एज पर द सेंट्रल लिस्ट। कोई भी स्पेलिंग में मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई वहां पे जो है वर्ड JAAT है और आपके सर्टिफिकेट में सिर्फ JAT मेंशन कर रखा है, स्पेलिंग में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट शुड कंटेन द रेलेवेंट रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड विच द कास्ट टू विच कैंडिडेट बिलोंग्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट। वो परफॉर्मा में आपको मिल जाएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट शुड कंटेन द ऑर्डिनरी रिसाइड्स पैरा एंड द सेम शुड बी करेक्टली फिल्ड इन। एंड ओबीसी सर्टिफिकेट शुड कंटेन नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज। ये सारे डिटेल अगर आपके सर्टिफिकेट में है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। क्लियरली आपको क्लियर है। और देखो जो आपका परफॉर्मा भी बना है वहां पर सेम सारे डिटेल आपको मेंशन भी करने पड़ेंगे। आपका नाम, ठीक है, आपके फादर का नाम, ठीक है, या फिर आपकी मदर का नाम, आपके विलेज या टाउन का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपके स्टेट का नाम, कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, कम्युनिटी एग्जैक्टली सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से होनी चाहिए, कौन सी रेजोल्यूशन ने उसको जो है एम्पावर किया था, फिर डेटेड डे, फिर ये आगे अगेन आपको डिटेल मेंशन करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको सारे डिटेल जो रिक्वायर्ड है वो वहां पर ही मेंशन करने पड़ेंगे जो यहाँ पर मेंशन कर दिए इन्होंने। एट विच स्टेज कब आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा सर्टिफिकेट? जनरली आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम पर अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये यूपीएससी की डिफरेंट नोटिफिकेशंस में आपको जो है क्लियरिटी देने के लिए इन्होंने पॉइंट्स लिखे थे। अब इसमें एक पॉइंट जो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था एज रिलैक्सेशन वाला नहीं, आपको नॉन क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ध्यान से देख लेना है। आपका जो पूरा सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर का बना होना चाहिए। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप उस केस में ओबीसी जो बेनिफिट्स हैं वो जो है एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो ओबीसी कैटेगरी रिगार्डिंग डाउट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे अगेन जो कॉमन डाउट्स बच्चों के आते हैं ये तो आप पढ़ लेते हैं। ठीक है। एज रिलैक्सेशन कोई नहीं है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को, एप्लीकेशन फीस में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब जो मेन डाउट ये है वो ये है, एक मिनट में आगे बताता हूं। ये रहा, वेयर टू फाइंड द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेशन। इनकम और एसेट का जो आपका प्रूफ है कि भाई आपकी इनकम क्या थी और आपका एसेट सर्टिफिकेट कितना है, यह आपको मेंशन करना पड़ता है। उसी की बेसिस पे आपको ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया मिलता है कि भाई आपकी जो इनकम है एक पर्टिकुलर लिमिट से कम होनी चाहिए, आपका जो प्लॉट है या फिर आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनाना होता है। उसका फॉर्मेट कहाँ मिलेगा? अगेन आपको सेम पॉइंट में मिलेगा जो हमारी यूपीएससी की वेबसाइट है। यहाँ पर जो आप लोगों को फॉर्म्स फॉर सर्टिफिकेट देखने को मिल रहे हैं, यहीं पर आप लोगों को ईडब्ल्यूएस का भी जो है फॉर्मेट दिया गया है। आप लोग उसको यूज करके अपना जो पूरा सिस्टम है वो उसको बनाएंगे ताकि आप एग्जाम के टाइम पर कोई दिक्कत फेस ना करें। क्लियर है। आगे आते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, इन्होंने क्लियरली अगेन इशूइंग अथॉरिटी मेंशन कर दी है, ऑलमोस्ट सेम इशूइंग अथॉरिटी है जो ओबीसी सर्टिफिकेट वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई फाइनेंशियल ईयर कौन सा होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप लोगों को जो है ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन एंजॉय करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने केस की बात करें तो हमारे केस में अगर हम कह रहे हैं कि भाई 30 अगस्त 2026 विल बी द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर अभी 26-27 वाला चल रहा है, इससे प्रायर फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 25-26 वाला। तो आपको 25-26 के हिसाब से अपना इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और अगर उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो उसलिए आप उस केस में आपको फिर एंजॉय करने का मौका मिलेगा इस रिजर्वेशन को, ठीक है। तो इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैंडिडेट अगर वो 31 मार्च 2021 को फॉर्म फिल कर रहा है, 20-21 वाला फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस केस में उसको 19-20 वाला जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर है। कट ऑफ डेट अगेन यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से पहले आपका सर्टिफिकेट जो रेडी होना चाहिए। यहाँ पर भी जो आपके डिटेल्स हैं वो 10th और 12th के सर्टिफिकेट के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। और ये भी आपको बहुत क्लियरली मेंशन किया गया कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जब आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फिल कर रहे हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। दिस इज एज पर द यूपीएससी डायरेक्शन, मैंने इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। हाँ, अगर इनमें कोई चेंज होगा तो आपको नोटिफिकेशन चेक करते रहनी है, जो है नोटिफिकेशन में नेसेसरी चेंजेस आते रहते हैं। तो ये बहुत क्लियरली डॉक्यूमेंट आपको जो है इनके बारे में भी क्लियर गाइडलाइन दे रहा है। सेम अगर मैं पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि कौन कौन से लोग स्क्राइब की फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं या फिर स्क्राइब की फैसिलिटी ले सकते हैं। द पीडब्ल्यूबीडी लो कैटेगरी पीपल ऑफ ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोथ आर्म अफेक्टेड and cerebral palsy are provided with the facility of scribe if desired by the person. In case of other category of person with benchmark disabilities as defined under this particular act, the facility of scribe is allowed to such candidate on production of a certificate to the effect that person concerned has physical limitation to write। मतलब अगर आप इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन कौन सी, कि भाई आप जो है ब्लाइंडनेस वाली डिसेबिलिटी जो है होल्ड करते हैं, या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, या फिर सेरिब्रल पाल्सी जो है आपकी डिसेबिलिटी है, उस केस में आपको स्क्राइब मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी और डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं इन तीनों के अलावा और आपको जो है स्क्राइब चाहिए, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जहां पर ये मेंशन होगा कि भाई हाँ आप जो है खुद से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर जो डिसेबिलिटी है वो मेंशन होनी चाहिए अंडर द सेक्शन 2R ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ऑफ 2011, ठीक है। क्या कैंडिडेट को कमीशन प्रोवाइड करेगा स्क्राइब? द कैंडिडेट हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑप्टिंग फॉर हिज और ओन स्क्राइब और रिक्वेस्ट द कमीशन टू प्रोवाइड फॉर द सेम। या तो आप अपना स्क्राइब लेके जा सकते हैं या फिर आपको जो है कमीशन से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी स्क्राइब के लिए। इज देयर एनी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर द स्क्राइब? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, द क्वालिफिकेशन ऑफ द कमीशन स्क्राइब एज वेल एज ओन स्क्राइब शुड नॉट बी मोर देन द मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब जिस एग्जाम में आप पेपर देने जा रहे हैं उससे कम की क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो जो आपका स्क्राइब है उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन से कम होनी चाहिए, तभी जाकर वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। विल द कैंडिडेट बी अलाउड टू चेंज देयर ओन स्क्राइब बिफोर द एग्जामिनेशन? If a candidate opts for an on scribe and eventually requests the commission for change, such request will be examined on case to case basis। अगर आप ही अपना स्क्राइब लेकर जा रहे हैं उस केस में आपकी जो रिक्वेस्ट है स्क्राइब चेंज करने की वो शायद एंटरटेन कर ली जाए, बट अगर कमीशन प्रोवाइड कर रहा होगा फिर शायद डिफिकल्ट है। विल द कमीशन पे एनी रेम्यूनरेशन इफ द कैंडिडेट ब्रिंग्स हियर ऑन स्क्राइब? नहीं भाई, कोई रेम्यूनरेशन आपको नहीं मिलेगा। तो अगेन ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देगा कि क्या आप लोगों के लिए जो है प्रोविजन है, क्या आप लोगों के लिए जो है कंडीशंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट में सारी चीजें मेंशन करी गई हैं, कौन कौन सी डिवाइस आप लोगों को जो है अलाउड करी गई है, ठीक है। रिजर्वेशन प्रोविजन क्या है, ठीक है। स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फंक्शनल क्वालिफिकेशन, आप इस सारे इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़िएगा। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सारे बता दिए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगेन यहाँ पर जो सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं वो भी क्लियरली मेंशन किए गए हैं, आप उनको भी आराम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक मिनट फैसिलिटीज मेंशन है, सर्टिफिकेट्स, ये सर्टिफिकेट्स के बारे में पॉइंट्स हैं कि आपको कहाँ से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, कौन सा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, यू कैन चेक देम। अगर मैं शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की बात करूं तो इनके लिए भी पूरा एफएक्यू डॉक्यूमेंट है, आप इस डॉक्यूमेंट को भी आराम से स्टडी करिएगा, क्योंकि जनरली ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को मैक्सिमम डाउट होते हैं, तो उनके डाउट्स मैंने एंटरटेन कर दिए हैं। बाकी अगर आप और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको भी डाउट है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कहाँ मिलेगा आपको, फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स वाले सेक्शन में। कौन सी अथॉरिटी आपका सर्टिफिकेट इशू करेगी वो भी मेंशन कर दिया है।
कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए वो भी मेंशन कर रखा है, माइग्रेशन क्लॉज के बारे में मेंशन कर रखा है, और पर्सनल डिटेल क्या होनी चाहिए वो भी मेंशन कर रखा है। और यहाँ पर भी आपकी जो कैटेगरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है मेंशन होनी चाहिए, सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूडेड होनी चाहिए, तभी जाकर आपको रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेंगे। अगेन ये पॉइंट भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो आप ये आराम से डिटेल्स चेक कर लीजिए। ये एफएक्यू में शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। बट दोस्तों आपको इनके रिगार्डिंग अपडेट्स जो है वो नोटिफिकेशन में देख लेनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप अपने एग्जाम को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लेते हैं अपनी कैटेगरी रिगार्डिंग पॉइंट्स के लिए, तो आप एग्जाम में आगे क्लैरिटी के साथ बढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।